नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सैन्य भर्ती से जुड़ी उस स्कीम की जिसने कह सकते हैं पूरे देश में एक तूफान ला दिया, अग्निपथ। देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिसी में बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दाव है, एक बड़ा गैम्बल। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये एक बोल्ड रिफॉर्म है, एक ऐसा सुधार जो हमारी सेना को फ्यूचर रेडी बनाएगा, या फिर ये एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट है जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं? और सच कहें तो यही वो एक सवाल है जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। अच्छा, इससे बस कोई आम सरकारी स्कीम समझने की गलती मत कीजिएगा। 2022 में जो हुआ ना, वो एक तरह से एक भूकंप जैसा था। इसने दशकों से चली आ रही मिलिट्री रिक्रूटमेंट की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख दिया, और उसके झटके वो तो आज भी महसूस किए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये अग्निपथ स्कीम है क्या? चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म भर्ती मॉडल है। मतलब सैनिक जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा वो 4 साल के लिए सर्विस करेंगे, और उसके बाद 75% यानी 3/4 सैनिकों को सेना छोड़नी होगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। जो हमारा पुराना पारंपरिक सिस्टम था, ये उससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार का पक्ष क्या है। मतलब आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक जो सिस्टम इतने सालों से ठीक ठाक चल रहा था, उसमें इतना बड़ा, इतना रैडिकल बदलाव लाना पड़ा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 163%। सोचिए, सिर्फ 10 साल के अंदर भारत का जो डिफेंस पेंशन बिल था, उसमें इतनी बड़ी 163% की छलांग लगी। ये एक तरह से खतरे की घंटी थी, एक अलार्म था कि सरकारी खजाने पर बोझ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि हमारे डिफेंस बजट का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, सोचिए 55%, सिर्फ सैलरी और पेंशन में जा रहा था। अब बताइए, जब इतना सारा पैसा सिर्फ लोगों पर ही खर्च हो जाएगा, तो फिर नए हथियार, नए लड़ाकू विमान, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए पैसा आएगा कहाँ से? तो यहाँ पर फर्क साफ दिखता है। देखिए, पुराना सिस्टम एक लंबी सीधी सड़क जैसा था, 17 साल से ज्यादा सर्विस और आखिर में लाइफ टाइम पेंशन की गारंटी। वहीं अग्निपथ एक शॉर्टकट जैसा है, 4 साल की तेज तर्रार सर्विस, लेकिन मंजिल यानी परमानेंट नौकरी की गारंटी सिर्फ 25% लोगों के लिए है। अब खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बदलाव कितना कितना बड़ा है। तो सरकार के जो लक्ष्य थे वो काफी साफ थे। पहला, सेना की औसत उम्र कम करना, उसे ज्यादा यंग बनाना। दूसरा, एक ज्यादा टेक सैवी यानी टेक्नोलॉजी में माहिर फोर्स तैयार करना। तीसरा, जो सबसे जरूरी था, मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा बचाना। और हाँ, एक और मकसद था, देश के युवाओं में फौज वाला अनुशासन और देश सेवा की भावना पैदा करना। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें सिर्फ कागजों पर ही अच्छी लग रही थीं। जमीन से मतलब ग्राउंड से कुछ पॉजिटिव खबरें भी आने लगीं। जैसे कि जब सेना का एक सर्विंग ऑफिसर ये कहता है कि अग्निवीरों से बनी उनकी T-90 टैंक क्रू उनकी यूनिट में बेस्ट में से एक है, तो ये बात इस स्कीम के समर्थकों के तर्क को काफी वजन देती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं उन गंभीर चिंताओं की, उन सीरियस कंसर्न्स की जो सीधे सीधे हमारी नेशनल सिक्योरिटी और बैटलफील्ड से जुड़ी हैं। जरा एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की इस चेतावनी पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि अगर इस स्कीम को बिना ठीक से सोचे समझे लागू किया गया, तो हो सकता है कि हम जीती हुई बाजी हार जाएं। देखिए, ये सिर्फ एक राय नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत ही सीधी और गंभीर चेतावनी है। और इस चिंता के केंद्र में है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस इन्वर्जन। इसका मतलब क्या है? देखिए, किसी भी अच्छी सेना की रीढ़ होते हैं उसके अनुभवी, तजुर्बेकार सैनिक। डर ये है कि अग्निपथ इस पूरे बैलेंस को ही उल्टा कर देगा, एक ऐसी सिचुएशन बना देगा जहां फ्रंट लाइन पर नए अनुभवहीन सैनिक अनुभवी सैनिकों से कहीं ज्यादा होंगे। और ये समझा जा सकता है कि जंग के मैदान में ये कितना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और ये जो टेबल है, ये इस प्रॉब्लम को और साफ कर देती है। जरा देखिए, एक ड्रोन ऑपरेटर या एक मिसाइल स्पेशलिस्ट मतलब एक एक्सपर्ट बनने में 6 से 7 साल लग जाते हैं, लेकिन अग्निवीर की सर्विस कितनी है? सिर्फ 4 साल। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब तक कोई जवान अपनी स्किल के पीक पर पहुंचेगा, तब तक तो उसके घर जाने का वक्त आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा गैप है। और ये बात सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की नहीं है, ये बात है फौज की रूह की, उसकी आत्मा की।
फौज की असली ताकत आती है यूनिट की इज्जत से, वो भरोसा, वो भाईचारा जो सालों तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने से बनता है। अब आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि जब हर अग्निवीर अपने साथी को एक कॉम्पिटिटर की तरह देखेगा, ये सोचेगा कि 25% में आना है, तो फिर वो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार कैसे होगा? चलिए अब बैटलफील्ड से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस दूसरी बड़ी चिंता की, जिसका असर सिर्फ सेना पर नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज पर पड़ सकता है। तो मुद्दा ये है, हर साल हजारों की तादाद में मिलिट्री ट्रेन नौजवान जिन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली है, वो वापस सिविलियन लाइफ में लौटेंगे, और वो भी एक ऐसे देश में जहां बेरोजगारी पहले से ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये है कि इन युवाओं का भविष्य क्या होगा? यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और ये आंकड़ा इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ा देता है। करीब 72% अग्निवीर चाहते हैं कि उन्हें बाद में पुलिस या कोई और सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसी नौकरियां कितनी लिमिटेड हैं। मतलब डिमांड और सप्लाई में जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं से वो गहरा डर पैदा होता है जिसका जिक्र इस कोट में है। डर ये कि अगर इन ट्रेंड नौजवानों को सही रास्ता नहीं मिला, अगर वो निराश हुए, तो वो समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन सकते हैं। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे क्रिटिक्स हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मान रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छी बात यह है कि इतनी जबरदस्त बहस और आलोचना के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इस स्कीम पर फिर से विचार किया जा रहा है, इसे दोबारा देखा जा रहा है। और ये जो बदलाव के सुझाव हैं, ये सिर्फ बाहर से नहीं आ रहे, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के अंदर से ही आ रही हैं। जैसे कि रिटेंशन रेट को 25% से बढ़ाकर कम से कम 50% कर दिया जाए। जो अग्निवीर ड्यूटी पर डिसेबल हो जाएं, उन्हें लाइफ टाइम मेडिकल कवर मिले। जो शहीद हों, उनके परिवारों को पूरी फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। और यहाँ तक कि 4 साल की सर्विस पीरियड को भी बढ़ाने पर विचार हो रहा है। ये सारे प्रपोजल दिखाते हैं कि ज़मीनी हकीकत को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि क्या कोई भी देश अपने सैनिकों पर होने वाले खर्च और अपनी सुरक्षा पर होने वाले खर्च के बीच एक सही बैलेंस बना सकता है? अग्निपथ असल में इसी मुश्किल बैलेंस को खोजने की एक कोशिश है। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।